सोचिए, एक जगह जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत होती है। स्वागत है आपका हेडीज के अंडरवर्ल्ड में। इस रोमांचक यात्रा में हम न सिर्फ हेडीज की रोचक कहानियों का पता लगाएंगे, बल्कि उसके राज्य का भी सफर करेंगे। आप जानेंगे क्या आत्माएं अंडरवर्ल्ड में किराया चुकाती थी। सर्बिरस, 3 सिरों वाला दरवाजे का रखवाला कौन था? क्या हेडीज ने सच में परसेफोनी का अपहरण किया था? और कौन था वो शक्तिशाली जो आत्माओं को लेकर जाता था? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर राज एक नई कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। हेडीस अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। ओलिम्पस पर्वत से दूर रहने के कारण हेडीस को ओलिम्पियन देवताओं में नहीं गिना जाता था। वह सिर्फ अपने साम्राज्य और अपने कर्तव्यों में रुचि रखता था, और शायद ही कभी अपने महल से बाहर निकलता था। प्राचीन दुनिया में हेडीस के क्रोध की कहानियां मशहूर थीं। बहुत कम लोग उसका नाम लेने की हिम्मत करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से जब ही वो उसकी नाराजगी मोल ले सकते हैं। इसलिए उसे अक्सर पाताल लोक का ज्यूस कहकर संबोधित किया जाता था। पाताल लोक के देवता होने के नाते हेडीस के पास पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले सभी कीमती धातु और रत्नों की ओनरशिप थी। आइए अब शुरू करते हैं इस शक्तिशाली राजा के साम्राज्य की यात्रा। ग्रीक पौराणिक कथाओं में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृतक के मुंह में सिक्का रखा जाता था, ताकि वह चैरोन, जो कि स्टिक्स नदी का नाविक है, को दे सके। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और पिंडदान आत्मा की शांति और उसकी यात्रा को सरल बनाने के लिए किए जाता है। ऐसा माना जाता है यदि ये ठीक से न किए जाएं तो आत्मा भटक सकती है। हेडीस जब मृतक को दफना देते तो थानाटोस उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर देता। इसके बाद हेरमेस, जो देवताओं के दूत थे, आत्मा को पाताल लोक के किनारे तक ले जाते। इसकी तुलना हिंदू संस्कृति से भी की जा सकती है, जहां मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमराज के पास लेकर जाते हैं। किनारे पर चैरोन नाव चलाने वाला था, जो आत्माओं को स्टिक्स नदी के पार ले जाने वाला इकलौता व्यक्ति था। ये नदी पृथ्वी और पाताल लोक को अलग करती थी। केवल वही आत्माएं जिनके शरीर को दफनाने के समय उनकी जीभ के नीचे सिक्के रखे जाते, चैरन की नाव उसी सिक्के के माध्यम से फीस चुकाकर पार जा सकती थी। जिनके पास यह पैसे नहीं होते, उन्हें स्टिक्स नदी के किनारे 100 वर्षों तक भटकना पड़ता था। उसके बाद ही उन्हें नदी पार करने की अनुमति मिलती। स्टिक्स नदी पार करते हुए आत्माएं पाताल लोक के विशाल दरवाजों तक पहुंचती। इन दरवाजों की रखवाली सर्बिरस, 3 सिरों वाले कुत्ते द्वारा की जाती थी। सर्बिरस का काम था घुसपैठियों को रोकना और भागने की कोशिश करने वालों को निगल जाना। वही हिंदू धर्म में वैतरणी नदी पृथ्वी और परलोक को अलग करती है। युमलोक के द्वार का रखवाला है शर्वरा, एक 4 आंखों वाला कुत्ता जिसका काम सर्बिरस की तरह ही आत्माओं को परलोक में बांध कर रखना है। आगे बढ़ने के बाद आत्माएं पाताल लोक के कोर्ट में पहुंचती, जहां 3 जज उनके जीवन के हर कर्म की समीक्षा करते। जिन लोगों ने देवताओं को नाराज नहीं किया होता, उनके लिए एक शांतिपूर्ण स्थान होता, लेकिन जिन्होंने गलतियां की होती, उनके लिए अनंत पीड़ा और दुख का इंतजार होता। आत्माओं का निर्णय और रास्ते। फैसला होने के बाद आत्माएं 3 रास्तों में से एक पर जाती। पहला रास्ता था एस्फोडेल के मैदान। ये उन आत्माओं के लिए था जिन्होंने जीवन में न तो कुछ महान किया और न ही कोई बड़ा पाप किया। यहाँ आत्माएं शांति से रहती और 1000 वर्षों के बाद लीथे नदी से पानी पीकर अपनी यादें खो देती। इसके बाद वे फिर से पृथ्वी पर नया जीवन शुरू करती। दूसरा रास्ता इलीजियम, ये एक स्वर्ग था जहाँ नायकों, अर्ध देवताओं और अच्छे इंसानों की आत्माएं जाती। यहाँ वे उत्सव, शिकार और दावतों का आनंद लेते। उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटने का विकल्प दिया जाता, लेकिन अधिकतर यहाँ ही रहना पसंद करते। एलिजियम के पार था आइल ऑफ द ब्लेसेड। ये केवल महानतम नायकों के लिए था। यहाँ हेलेन ऑफ ट्रॉय, अकिलीस और ओडिसियस जैसे महान नायक हमेशा के लिए शांति और सम्मान में रहते। तीसरा और आखिरी रास्ता टार्टरस की ओर ले जाता था, जो पाताल लोक का सबसे गहरा स्थान था। ये जगह केवल सबसे भयानक अपराधियों और उन लोगों के लिए थी जिन्होंने देवताओं को नाराज किया था। यहीं पर क्रोनस और बाकी टाइटन्स को कैद किया गया था।
वे अनंत काल तक ये देखते रहते थे कि कैसे नई आत्माएं दंड पाने के लिए इस श्रापित दुनिया में प्रवेश करती हैं। केवल टर्टरस में ही सीधे शामिल होता था। वह हर आत्मा के अपराधों के आधार पर उसके लिए एक खास सजा तय करता और उसकी निगरानी करता। कुछ प्रमुख दंड जिनके बारे में लिखा गया है। प्रिंस ऑकनस का दंड, हैडिस ने उसे भूसे से रस्सी बनाने का श्राप दिया। जैसे ही वह रस्सी बुनता, एक गदहा उसे उतनी ही तेजी से खा जाता। ये काम कभी पूरा नहीं हो पाता। दनाइडिस की सजा, ये 49 बहनें थीं जिन्होंने अपने पतियों की हत्या कर दी थी। इन्हें एक टब को पानी से भरने का दंड दिया गया, लेकिन टब हमेशा लीक करता था। वे इसे भरने की कोशिश में अनंत काल तक लगी रहती। इक्सियन का दंड, वह पहला इंसान था जिसने किसी परिवार के सदस्य की हत्या की थी और ज़्यूस की पत्नी पर बुरी नज़र डाली थी। उसे एक जलते हुए पहिए पर बांध दिया गया जो हमेशा घूमता रहता। तांटलस का दंड, उसने अपने बेटे की हत्या की और ज़्यूस से चोरी की। उसे पानी के एक तालाब में खड़ा किया गया जहां उसके ऊपर एक फलदार पेड़ की डालियां लटकती थीं। जब वह पानी पीने के लिए झुकता, पानी गायब हो जाता। जब वह फल खाने की कोशिश करता, डालियां ऊपर उठ जाती। वह हमेशा भूखा और प्यासा रहता। सिसिफस का दंड, उसने कई बार मृत्यु को धोखा दिया और देवताओं को चकमा दिया। उसे हर दिन एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाने का दंड दिया गया। जैसे ही वह चोटी के करीब पहुंचता, पत्थर फिसलकर नीचे गिर जाता। उसे यह काम बार बार करना पड़ता। सिसिफस और बाकी सभी को यह दंड अनंत काल तक सहना पड़ता। यह सजा न केवल उनके अपराधों की सजा थी, बल्कि यह सिखाने के लिए थी कि देवताओं को धोखा देना या उनका अपमान करना कितना बड़ा अपराध है। इन 3 जगह के अलावा हेडीज के पाताल लोक में कुछ और महत्वपूर्ण जगह और जीव थे। फ्यूरीज। हालांकि हेडीज के पास पूरे पाताल लोक पर नियंत्रण था, लेकिन उसका साम्राज्य इतना विशाल था कि उसे सजा देने के लिए फ्यूरीज की मदद लेनी पड़ती थी। फ्यूरीज का काम सिर्फ मृतकों की आत्माओं तक ही सीमित नहीं था। ग्रीक समाज में किसी परिवार के सदस्य की हत्या इतना भयानक अपराध माना जाता था कि जीवित लोग भी हेडीज के क्रोध से बच नहीं पाते थे। फ्यूरीज, ये 3 बहनें, पाताल लोक से निकलकर ऐसे अपराधियों का पीछा करती और उन्हें तब तक सताती जब तक वे पागल न हो जाएं। इनका निवास स्थान पाताल लोक ही था, जहां वे तब तक आराम करती थीं जब तक उन्हें फिर से किसी आत्मा को सजा देने के लिए बुलाया नहीं जाता। फील्ड्स ऑफ मॉर्निंग। पाताल लोक में यात्रा करते हुए आत्माएं फील्ड्स ऑफ मॉर्निंग में भी जाती थीं। ये उन आत्माओं का विश्राम स्थल था जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ऐसी आत्माएं अपने अधूरे प्रेम और दुख के कारण इस अंधेरे और भयानक जंगल में भटकती थीं, जहां वे हमेशा उस प्रेम के लिए शोक मनाती रहती जो उन्हें कभी नहीं मिला। रोमन पौराणिक कथाओं में इस जगह की सबसे प्रसिद्ध आत्मा कार्थेज की रानी डायडो थी। डायडो ने महान हीरो इनियस से प्रेम किया था और दोनों ने विवाह भी किया, लेकिन एनियस को देवताओं ने एक नया नगर बसाने का आदेश दिया और वह डायडो को छोड़कर आगे बढ़ गया। इस वियोग को सहन न कर पाने के कारण डायडो ने अपनी जान दे दी। लैंड ऑफ ड्रीम्स। पाताल लोक के एक कोने में लैंड ऑफ ड्रीम्स स्थित था, जो केवल ओलिम्पस के देवताओं के लिए था। इस द्वीप पर मॉर्फियस, सपनों के देवता, शासन करते थे। हर रात जब सभी जीव सो जाते, मॉर्फियस और उनके 2 भाई न केवल मनुष्यों बल्कि देवताओं के सपनों को भी नियंत्रित करते थे। वे या तो उन्हें भविष्य के सुखद दृश्य दिखाते या फिर भयानक सपने देकर डराते। सपने के अनुसार हर व्यक्ति सुबह जागने पर आशा या निराशा से भरा होता था और उनके कार्य मॉर्फियस की इच्छा के अनुसार होते थे। मॉर्फियस जिस गुफा में रहते थे वह अफीम के फूलों, पॉपी से भरी होती थी, जिसके कारण मोर्फीन नामक दवा का नाम उन्हीं से जुड़ा। हालांकि लैंड ऑफ ड्रीम्स रहस्यमयी और शक्तिशाली थी, लेकिन पाताल लोक का सच्चा शासक सिर्फ एक ही था, माइटी हेडीस। हेडीस और परसेफोनी की कहानी। हेडीस, पाताल लोक का राजा, अक्सर अकेला महसूस करता था। एक दिन उसने फैसला किया कि सुंदर परसेफोनी उसकी पत्नी बनेगी और उसके साथ पाताल लोक पर राज करेगी। लेकिन परसेफोनी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह देवी डेमीटर की बेटी थी,
जो ज्यूस की बहन और खेती की देवी थी। डिमीटर की देख रेख में धरती पर फसलें लहलहाती थीं और हमेशा बसंत का मौसम रहता था। लेकिन डिमीटर के लिए उसकी सबसे अनमोल चीज़ थी परसेफनी। एक दिन जब परसेफनी एक बगीचे में घूम रही थी, वहाँ एक बेहद सुंदर नार्सिसस फूल खिला। परसेफनी ने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा था। जब वह फूल को तोड़ने के लिए झुकी, तभी अचानक धरती फटी और हेडिस ने परसेफनी को पाताल लोक में खींच लिया। जब डिमीटर को अपनी बेटी के गायब होने का पता चला, तो वह 9 दिन और रात तक उसे ढूंढती रही। अंततः सूर्यदेव हेलियोस ने बताया कि परसेफोनी को हेडिस ने खींच लिया है, और उसने ये भी देखा कि इसकी वजह ज़्यूस और हेडिस का एक समझौता था। डिमीटर ने पूरे 1 साल तक खुद को दुनिया से दूर कर लिया। उन्होंने तब तक धरती पर लौटने से इनकार कर दिया जब तक कि उनकी बेटी को वापस न लाया जाए। उनके इस दुख से धरती पर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए और फसलें उगना बंद हो गईं। जब इंसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गए तो ज्यूस को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने हेडिस को आदेश दिया कि वह परसेफोनी को उसकी मां के पास लौटा दे। हेडिस ने इस शर्त पर परसेफोनी को छोड़ने का फैसला किया कि वह जाने से पहले पाताल लोक के अनार का एक बीज खा ले। यह बीज खाने का मतलब था कि परसेफोनी अब हमेशा के लिए पाताल लोक से बंध गई थी। इस संकट को हल करने के लिए ज्यूस ने एक समझौता किया। उन्होंने तय किया कि परसेफोनी 9 महीने अपनी मां डिमीटर के साथ ओलिम्पस में रहेगी, जिससे धरती पर वसंत और फसलें लौट आएंगी। लेकिन 3 महीने उसे पाताल लोक में हेडिस के साथ बिताने होंगे। डिमीटर की इस पीड़ा के कारण सर्दियों का मौसम आता है, जब पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और धरती ठंडी हो जाती है। ऑर्फियस और यूरिडिसी की कहानी। अब परसेफोनी हेडिस की रानी थी और उसने पाताल लोक में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। ऑर्फियस, जो एक प्रसिद्ध संगीतकार और कवि था, यूरिडिसी नामक एक सुंदर महिला से प्यार करता था। लेकिन उनकी शादी के दिन एक सांप के काटने से यूरिडिसी की मृत्यु हो गई। ऑर्फियस अपनी पत्नी के बिना बहुत दुखी था। वह उसे वापस लाने के लिए पाताल लोक जाने का फैसला करता है। ऑर्फियस जब स्टिक्स नदी के पास पहुंचा तो उसने अपनी बंसी बजाई। उसकी मधुर धुन से चैरन, जो आत्माओं को नदी पार कराता था, इतना प्रभावित हुआ कि उसने ऑर्फियस से बिना शुल्क लिए पार करवा दिया। जब वह पाताल लोक के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे 3 सिरों वाले रक्षक कुत्ते सर्बिरस का सामना करना पड़ा। लेकिन ऑर्फियस की धुन इतनी प्यारी थी कि सर्बिरस गहरी नींद में सो गया। ऑर्फियस ने हेडिस और परसेफोनी के दरबार में जाकर अपनी पत्नी के लिए एक गीत गाया। उसकी भावनाएं देखकर हेडिस ने उसे यूरिडिस को ले जाने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ। जब तक वे दोनों पाताल लोक से बाहर न निकल जाएं, ऑर्फियस को पीछे मुड़कर नहीं देखना था। ऑर्फियस ने इस शर्त को स्वीकार किया और यूरिडिस को लेकर पाताल लोक से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह धरती के करीब पहुंचा और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वह उत्साह में पीछे मुड़ गया। लेकिन ऑर्फियस ने अभी पूरी यात्रा पूरी नहीं की थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, यूरिडिस तुरंत हमेशा के लिए वापस पाताल लोक में समा गई। इस प्रकार ऑर्फियस अपनी पत्नी को दोबारा खो देता है और वह कभी वापस नहीं आ पाती। इसके साथ हेडिस और उसके राज्य की अहम कहानियाँ समाप्त होती हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इंटरेस्ट है कि ग्रीक माइथोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, इस वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।